Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Mirasat from FEI. This is class 9th Political Science, chapter number 2, Constitutional Design. This is lecture number 3rd of this chapter. Let's start with this first topic. Guiding values of the Indian Constitution. तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है एक्चुअली में, तो यहाँ पे हम ये दो तरीकों से पता करेंगे। सबसे पहले जो इंडिया के ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पूछा है या क्या कहा है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अपनी फिलॉसफी है, जो प्रेम्बल है ओपनिंग पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले जो दो लीडर्स है यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या ख्याल रखे हैं, तो ये वो इस तरह से है। सबसे पहले महात्मा गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने एक वीकली मैगजीन जो पब्लिश किया था 1919 से लेकर 1931 के बीच में, और 1931 में उन्होंने अपनी उस मैगजीन में लिखा था कि हम ऐसी सोसाइटी मतलब क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें किसी तरह की भी इनइक्वालिटी ना हो, रेस के रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड, कास्ट के रिलेटेड कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसी सोसाइटी का तस्वर करता हूँ जहाँ पे जो एविल्स है, जैसे कि इंटॉक्सिकेंट्स, ड्रग्स वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें भी ना हो। इसके अलावा जो वुमेन्स है वो भी मेल्स की तरह ही उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए, वो भी वो राइट्स एंजॉय करें जो मेल्स को मिलते हैं। इसके अलावा मैं ऐसी सोसाइटी चाहता हूँ जहाँ पे अनटचेबिलिटी का नामो निशान ना हो, और सभी को मतलब इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो ये गांधी जी ने अपनी व्यू पॉइंट यंग इंडिया मैगजीन में रखी थी। उसके बाद और एक लीडर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमने तमाम लोगों को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल राइट्स दिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी दी। किस तरह से कि हमने हर एक एडल्ट के पास एक वोट रखा और हर वोट का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी सभी लोगों को दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशली और इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, तो हम वहाँ पे इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी देने का कोई फिर फायदा ही नहीं है। तो हमें अगर इक्वालिटी देनी है तो हमें हर एक फील्ड में इक्वालिटी देनी चाहिए। तो अगर हम इकोनॉमिकली और सोशली इक्वालिटी नहीं देंगे लोगों को, तो ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी हम दे रहे हैं ये भी एक वक्त खत्म हो जाएगी, इसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। अब जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहती है, तो हम प्रेम्बल की तरफ देखते हैं। प्रेम्बल में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहती है। तो जो यहाँ पे इंडिया में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, ओपनिंग पेज है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया इज सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब होता है जिसमें कंट्री के लोग, एक कंट्री के लोग ही इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स पे डिसीजंस ले सकते हैं। इससे पहले क्या था, 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे सारे फैसले लेती थी। लेकिन अब ये सॉवरेन बन चुकी है विद इन द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री। सारे डिसीजन यहाँ के लोग लेंगे, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वो लेंगे। इसके अलावा इंडिया इज सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, जो वेल्थ है वो जनरेट हो इक्वली। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ लोग फॉर एग्जांपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ चीजें, तो उनको राशन करके जो हम कैसे फूड ग्रेन्स वगैरह है गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो अनप्रिविलेज्ड गवर्नमेंट को लगती है उन लोगों को रिजर्वेशन देती है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इससे क्या होता है, जो सोशल इनइक्वालिटी से वो रिड्यूस होती है। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह सभी को मिले। इसके अलावा इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो ये भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में कि इंडिया में कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो तो वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट कर सकता है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल और नेशनल रिलीजन नहीं है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिसमें लोग एसोसिएशंस बना सकते हैं, जिसमें लोग ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, जिसमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये
डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। इसके अलावा रिपब्लिक, तो रिपब्लिक गवर्नमेंट वो होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट हेरिटरी नहीं होता। हेरिटरी मतलब कि रूलर मरेगा उसका बेटा फिर रूलर बनेगा। तो रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है। इसके अलावा जस्टिस, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया में सभी लोगों को जस्टिस मिलेगी, चाहे उनका रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज वगैरह क्या हो। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का अहम रोल होता है। इसके अलावा लिबर्टी, तो लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह किसी सिटीजन के ऊपर नहीं है, अनरीजनेबल। अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी में किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक लोगों को लिबर्टी है कि वो कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे मैं इंडिया की किसी स्टेट में भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, किसी भी स्टेट में बिजनेस कर सकता हूँ, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इक्वालिटी, तो हर एक के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब हम सभी को एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, हम में यूनिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। तो किसी भी फेलो सिटीजन को हमें इन्फीरियर नहीं समझना है या अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना है। तो इससे क्या होता है, इससे फ्रेटर्निटी की वजह से भाईचारा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक स्पीच दी गई है जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त को मिडनाइट में दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो यहाँ पे मैं उस स्पीच के कुछ पॉइंटर्स बोलूंगा, लेकिन अगर हम वो ओरिजिनल स्पीच यहाँ पे ले तो वो पोएटिक तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। तो यहाँ पे हम उस स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपनी स्पीच जो है वो मतलब शुरू की प्लेज, प्लेज का मतलब होता है वादा, जो इंडियंस ने बहुत सालों पहले लिया था कि हम अपनी होमलैंड को, अपनी कंट्री को आजाद करेंगे ब्रिटिशर्स से। तो फाइनली हम आज़ाद हो गए 1947 को, क्योंकि उस वक़्त मिडनाइट था 14 अगस्त का, और अगले दिन 15 अगस्त को इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब हम फ्री मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो हम सप्रेस्ड, लॉन्ग सप्रेस्ड सोल थे, क्योंकि 200-250 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया था, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ के थे उनसे लिबर्टी छीन ली गई थी, आज़ादी छीन ली गई थी। अब ये जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, वो लोगों से कहते हैं कि और इंडिया टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया, तो हमें इंडिया की सर्विस में जुट जाना है। या यहाँ पे हम ये सारी मतलब इंडिया की सर्विस ही नहीं बल्कि होल मैन काइंड की सर्विस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जितना अच्छा लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उतना ही लोग कल को एंजॉय कर सकेंगे, उतना ही लोगों को कल फायदा मिलेगा। तो इंडिया एक नई कंट्री के रूप में उभरेगी 15 अगस्त 1947 से। तो बिहाइंड दिस सक्सेस लाइज अ लॉन्ग एंड ग्रेट सेक्रीफाइस, तो ये जो हमने सक्सेस हासिल की थी इसके पीछे बहुत सारे लीडर्स वगैरह ने या फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें निछावर की है फ्रॉम मेनी जनरेशन। अगर हम देखें 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी थी, तो ये तब से चलती आ रही है। तो नेहरू का और भी कहना है कि द पीपल इन इंडिया विल करेक्ट कलेक्ट देयर करेज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द पास्ट, तो वो हासिल करेंगे वही करेज जो पास्ट में हमारे लीडर्स ने दिखाई है। द सक्सेस सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर, तो जो सक्सेस हम हासिल करने जा रहे हैं 15 अगस्त से, तो ये हमें काफी मतलब दूर तक ले जानी है, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर की सक्सेस है। He asks the people of India to accept this challenge to serve the future generation of India। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से कहना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू के हमारे ऊपर एक चैलेंज है कि हम अपने फ्यूचर को किस तरह से संवार सकते हैं, क्योंकि अगर हम आज अपनी अपने लोगों के लिए अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन देंगे तब जाके फ्यूचर जनरेशन हमारी ज्यादा अच्छे से उभर कर आएंगे। अगर हम यहाँ पे कोई एरर करेंगे, कोई गलती करेंगे, तो फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन होगी उन पे भी उसका असर पड़ेगा।
इसके अलावा नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को ये बताना चाहते हैं कि पावर एंड फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि 1947 से पहले हम डिपेंड कर रहे थे इंग्लैंड और उनकी लीडरशिप पे, गाइडेंस पे कि वो किस तरह से वो हमारी कंट्री को चलाए। लेकिन अब हमें है, हम ही इसके मास्टर्स हैं, हम ही इसके मालिक हैं, अब हमें इसको चलाना है। तो द कंट्री हैज़ टू टेक इट्स ओन डिसीजंस, तो हमें अब खुद अपने डिसीजंस लेना पड़ेगा। हमें अपनी गलतियों को गलतियों से सुधार लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें एक मैच्योर नेशन की तरह उभर कर आना पड़ेगा ताकि हम मॉडल बन जाए दूसरी नेशंस के लिए। और जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, वो फील करते हैं कि जो इंडियन शुड वर्क हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशन। तो अपनी कौम के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट हासिल करे। तो इसका मतलब डूइंग सर्विस टू इंडियंस मीन्स डूइंग सर्विस टू मिलियंस ऑफ पुअर पीपल। अगर हम इंडिया के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडिया के है, जो सफ़र कर रहे हैं, जो गरीब है, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो पास्ट है वो गुजर चुका है, अब हम फ्यूचर को हमें सुधारना है। तो ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, तो इन्होंने नाम नहीं लिया है। तो यहाँ पे सभी लोगों का मानना है कि वो गांधी जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, कि गांधी जी जो थे उनका मानना है कि हमें हर एक जो सफ़र कर रहा है उनके आँखों से जो आँसू है उनको पोंछना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। जितना भी हम इसके लिए काम करेंगे शायद हम सभी लोगों के आँसू नहीं पोंछ पाएँगे, लेकिन जब तक किसी एक इंसान की आँखों में आँसू है तब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हमने इंडिया में प्रॉस्पेरिटी लाई, इसका मतलब हमने पूरे वर्ल्ड के लिए वो प्रॉस्पेरिटी लाई, क्योंकि अगर हम देखें जो दुनिया है वो वेल नेटेड है, रेलिवेंट है, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो चुकी है। तो नेहरू वार्न्स द पीपल दैट डिजास्टर इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन अफेक्ट एवरीवन एल्स। तो अगर एक हिस्से में दुनिया में कहीं डिजास्टर आता है तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल आइसोलेटेड पीसेस। तो जिस तरह से इंसान एक सोशल एनिमल है, एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकते, इसी तरह दुनिया में जो कंट्रीज है वो भी आइसोलेशन में नहीं रह सकती, वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मेयरली स्टेटमेंट नहीं है। जैसे कि कुछ लीडर्स ने इसके बारे में अच्छी बातें की या प्रेम्बल में अच्छी बातें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतनी ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हमें हर बार अमेंड करना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है। अमेंड का मतलब होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई चीज़ इंक्लूड की है, लेकिन अब समाज बदल गया है, दुनिया बदल गई है, तो हमें उनमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, तो हमें कंज़र्वेटिव नहीं रहना है, तो हमें लिबरल तरीके से उनमें चेंजेस लानी है ताकि हम अपडेट रहे। तो इसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन देना। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट कैसे काम करेगी? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा बिल बनाएगी, वो राज्यसभा में कितने दिन तक रह सकती है? वो अगर सजेशंस देंगे तो क्या लोकसभा उनको एक्सेप्ट करेगी? उसके बाद प्रेज़िडेंट के पास जब वो बिल जाएगी फाइनली, तो क्या प्रेज़िडेंट उसमें कुछ रिकमेंडेशंस वग़ैरह के लिए उसको वापस भेज सकता है? तो ये चीज़ें जो है ये बाज़ाब्ता तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, तब जाके ये पार्लियामेंट में फिर अप्लाई होती है। इसी तरह से कल को प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलती की, प्रेज़िडेंट ने किसी कोई गलती की, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि फिर उसके साथ क्या होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती की, तो वहाँ पे भी लिखा गया है कि उनके लिए भी पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, अगर 66% वोट्स उनके खिलाफ आए तो उनको सज़ा मिलेगी। तो ये इसके अलावा जो और भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एग्जीक्यूटिव्स है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, उनको किस तरह से पावर्स दिए जाएँगे, उनको कौन-कौन से डिसीजंस वगैरह लेने हैं। इसके अलावा जुडिशरी, तो हमारी जुडिशरी किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है, अपडेट करना पड़ता है। अब इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।
तो अगली वीडियो तक स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।